तो मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, नॉट द वेट। यानी कि उसमें दो क्वालिटी होगी। पहला, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। दूसरा, उसमें क्या होगा? मास होगा। यही तो क्वालिटी उसमें होगी। तीसरा आपको कहीं कहीं दिख जाएगा, इट क्रिएट सेंसेशन। जैसे मैंने क्या कहा था कि मूविंग एयर क्या करती है? सेंसेशन क्रिएट करती है। क्लियर? तो बचपन से ही देखा होगा कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मैटर तीन टाइप के होते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक। लेकिन कोई मैटर सॉलिड कैसे हुआ, कोई मैटर लिक्विड कैसे है और कोई मैटर गैस कैसे है, ये दो चीज पे डिपेंड करती है। एक को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और दूसरा कहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है? इन्हीं दोनों के इंटरप्ले से कोई मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉलिड को देखोगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर में वो क्या है? क्लोजली पैक्ड है। ओके, दिस इज क्या है? ये क्लोजली पैक्ड है। वही इसकी कंपैरिजन में हम लिक्विड में क्या देखते हैं? ये स्ट्रक्चर ऐसे कुछ एंड गैसियस का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, यस, ज्यादा ही स्पेस है, ज्यादा ही स्पेस है। अभी मैंने कहा कि दो चीज पे डिपेंड करता है कोई बॉडी, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस स्टेज पर है। डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग और इसको समझते हैं। इंटर molecular space and intermolecular force। एक बात और इसमें देखने की है, जब हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे वर्ड मॉलिक्यूलर, यहाँ पर मतलब एक और चीज क्लियर हो गई है कि कोई भी मैटर है वो किससे बना है? मॉलिक्यूल से। जो आपको यहाँ पे ये जो बबल्स टाइप की दिख रही है, सर्किल आपके हड्डी वो दिख रहे हैं, वो क्या है? आपकी मॉलिक्यूल्स है। यानी कि हर मैटर किससे बना होता है? मॉलिक्यूल्स। फर्दर हम लोग क्लास में देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं एटम में, और एटम फर्दर डिवाइड होती है सब एटॉमिक पार्ट में, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जब हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग इसको सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल तक रखते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्पेस जो बीच की है, मैं इसको फिल कर देती हूँ ब्लू कलर से। यहाँ पे देखिए तो क्या यहाँ पे एकदम मिनिमम स्पेस दिखाई दे रही है? बीच की दो मॉलिक्यूल्स की स्पेस क्या है? एकदम एकदम सटे हुए हैं, हल्की हल्की आपको कहीं कहीं ना थोड़ी बहुत स्पेस दिखाई दे रही होगी, यानी कि एकदम कम स्पेस है, मतलब नामात्र की स्पेस है। लेकिन यहीं पे आप लिक्विड के बीच में आप स्पेस को देख लो तो क्या है? इसके कंपैरिजन में यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? ज्यादा है। वहीं आप गैसियस में देख लो, सब जगह तो आपको क्या दिख रहा है? खाली 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 स्पेस दिख रहा है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, तो सॉलिड में सबसे कम, हाँ, सॉलिड में सबसे कम, उससे ज्यादा कहाँ मिलेगा? लिक्विड में। और उससे ज्यादा कहाँ मिलेगा? गैस स्टेज में। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो आई थिंक तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब किस फोर्स से दोनों मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को पकड़ रखा है। मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, मैं का तरह चेंज कर दूंगी, इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने कितने ताकत से एक दूसरे को पकड़ रखा है, कितने ताकत से एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहे हैं। यही क्या है तुम्हारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें होगी? सॉलिड में होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सबसे ज्यादा किसमें होगी? सॉलिड में, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? टाइटली पैक है। इसके बाद लिक्विड में देखो, यहाँ पे एक दूसरे से डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स है वो कम है, यानी कि सॉलिड के बाद किसमें होगी? लिक्विड में होगी, और एकदम कम मात्रा में किसमें पाई जाएगी? गैस में पाई जाएगी। और ऐसे भी देख लो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और यस स्लो कंपैक्ट, हाँ स्पेस बढ़ता जा रहा है, यानी कि इन दोनों में इनडायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन। ठीक, यहाँ तक आई होप की क्लियर। सॉलिड की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सॉलिड यानी कि अपने आसपास का एग्जांपल ले लो, ये बोर्ड है, ये फैन है, ये टेबल है, ये सब कुछ क्या है? सॉलिड का एग्जांपल। तो इसमें क्या चीज मिलती है? इनका जो शेप एंड वॉल्यूम पे बात करेंगे। तो कैरेक्टर है शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं थोड़ा कोडिंग में लिख रही हूँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या होता है? एक चेयर का एग्जांपल ले लो, बुक का एग्जांपल ले लो, इवन आई एम होल्डिंग द पेन, आप इस पेन का एग्जांपल ले लो। ये क्या है? सॉलिड है। इसका एक डेफिनेट शेप है और इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम मतलब एक डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए इन दोनों में हम लोग उसको टिक मार लो। ठीक है ना। लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड का एक डिफाइंड वॉल्यूम होता है, लेकिन एक डिफाइंड शेप नहीं होता है। यानी कि अगर मैं 1 लीटर पानी को 1 लीटर की बोतल में रखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं शो करती हूँ आपको, ये बोतल है, इसमें पानी है, तो अब इसने किसका शेप ले रखा है? ये तो बोतल सॉलिड है, इसका तो डेफिनेट शेप है। अब मैं इसमें चाहे पानी रखूं, कोल्ड ड्रिंक रखूं, चाय रखूं, चाय वैसे तो चाय से मेल्ट हो जाएगी, ठंडी चाय रखूं, ये वैसी की वैसी शेप हो रही है। अब मैं इस पानी को इस बॉटल में रखी हूं, तो इसने क्या शेप ले रखा है ना? उसका शेप कुछ बदला हुआ लग रहा है, सिर्फ पलट जाने से बदला हुआ है। अगर मैं इसको बाल्टी में रखूंगी तो बाल्टी का शेप दे देगी, मैं इसको कप में रखूंगी तो ये कप का शेप देगी। फिक्स शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा डेफिनेट होगा। वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? डेफिनेट होगा। यानी कि अगर मैं इसको छोटे से कप में डालती हूँ, मतलब नॉर्मल साइज जो कॉफी कप होता है, वो पूरा भर जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको आधा लीटर बॉटल में डालती हूँ, वो भी क्या होगा? भर जाएगा। लेकिन मैं इसको 2 लीटर की बॉटल में डालूंगी तो शायद ये आधी बॉटल भरेगी। यानी कि इसका जो स्पेस ऑक्यूपाई करने का है वो डेफिनेट है, भले इसका शेप क्या होता है? चेंज होता रहता है। नाउ गैस, गैस का ना कोई डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है इसका। अब आप बैलून में डालते हो, बैलून की जगह ले लेता है, आप जरा सा स्प्रे करते हो यहाँ पर, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत स्पीड में पूरे भाग के पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्यों ना? हर कोने में तो स्प्रे नहीं करते हम लोग रूम फ्रेशनर, 1-2 कोने में स्प्रे किया, लेकिन सब जगह वो फैल जाते हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। ठीक है, अब एक बार ये एक और चीज बता देती हूँ, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने प्लेस पे वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेशन होता है।
क्योंकि सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक है और उनको हिलने का स्पेस नहीं मिलता है, इसलिए क्या होता है कि ये अपने उसी शेप में मेंटेन होते हैं। लिक्विड में क्या होता है कि वाइब्रेशन के लिए करने के लिए क्या होता है, इनकी स्पेस ज्यादा होती है, इसलिए ये शेप बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू द आप किस वेसल्स में उसको रखते हैं। क्योंकि गैस में एक मॉलिक्यूल्स इधर है तो एक मॉलिक्यूल्स इधर है, क्लियर। एक मॉलिक्यूल्स क्या है उधर चला गया तो एक मॉलिक्यूल्स इधर, और स्पीड में ये वाइब्रेट करते हैं, इसलिए ये दूर तक स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक होता है। हाँ, हमने देखा होगा, सॉरी, या फिर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, आइस, वाटर, और सी या वाटर वेपर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेपर लिख लेते हैं इसको। आइस, वाटर और वेपर, आइस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सॉलिड को, वही वाटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड स्टेज को, यही लोग क्या कर रहे हैं गैसियस स्टेज को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक से पहले आए, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। देखो सॉलिड का हम लोग को दिख रहा है एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, यानी कि एक डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, फिक्स मास फिक्स वॉल्यूम सब है उसका। लिक्विड का भी हम लोग को समझ में आ रहा है। गैसेस का कैसे पता करते हैं कि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, गैसेस का हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है पर्टिकुलर। बैलून एक्सपेरिमेंट, बैलून में हवा भरते हैं तो क्या होता है बैलून फूल जाता है, स्पेस, हाँ ये मतलब है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। वही दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक और सिंपल एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है स्कूल लेवल पर ही बच्चों से, कि एक पिचका हुआ बैलून एक तरफ लटका हो और एक तरफ खुला हुआ बैलून लटका हो, इसका वेट ज्यादा आएगा जिस बैलून में हवा भरी हुई है। तो मतलब गैस का कुछ मास भी है, कुछ वेट है उसका, इसलिए वो भारी है। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है। अब बात करते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस के इंटरचेंज ऑफ द स्टेट, क्योंकि जनरली बीपीएससी हो या यूपीएससी हो इंटरचेंज पे क्वेश्चन पूछ लेता है। नाउ ये मुझे बताइए कि अगर किसी चीज को, किसी सॉलिड को, यानी कि आइस ले रहे हैं आप एग्जांपल, किसी चीज को हम हीट करते हैं, किसी सॉलिड को हीट करते हैं, अगर किसी सॉलिड को हम किसी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज करता है। और लिक्विड को हीट करते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाता है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। यानी कि बर्फ को निकाल के छोड़ दो बाहर इन्वायरमेंट में, वो लिक्विड हो जाएगा, वो पानी बन जाएगा। हाँ, उसी पानी को अगर हम लोग हीट करेंगे तो स्टीम के फॉर्म में आ जाएगा, वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हीट प्रोवाइड करना है, हीट, एंड यहाँ पे भी हीट का ही रोल है। सेम वाइस वर्सा, वेपर को कूल करेंगे तो वो वाटर, एंड वाटर को कूल करेंगे तो आइस हो जाएगा। सेम हम लोग एक्सपेरिमेंट घर में करते रहते हैं, क्लियर। हाँ, ये क्वेश्चन आता है ना, इसकी तरीका है आप एक बड़ा में इसको बोल दे क्या वो करते हैं। इस पे बात करते हैं, इसको समझने के बाद हम लोग जनरल ऐसे क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन जनरली देखना क्या, हाँ इस तरह का लॉजिक वाला क्वेश्चन आता है। आप मुझे बताइए कि अगर लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सॉलिड को, बर्फ पिघल रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। दिया होगा आपके पास नोट्स में।
प्रोसेस जिससे सॉलिड लिक्विड में बदल जाए उसको क्या कहते हैं? जनरली उसको हीटिंग ही कहते हैं, ठीक है, नहीं तो उसको फ्यूजन कहते हैं। सॉलिड का लिक्विड में बदलना फ्यूजन होता है, और वही लिक्विड का गैस में बदलना क्या होता है? वेपराइजेशन होता है, क्योंकि वेपर में चेंज होना। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि वेपर बन गया, फिर मैंने वेपर वर्ड का इस्तेमाल किया था यहाँ। वाइस वर्सा देखते हैं, वेपर का यानी गैसेस का लिक्विड में चेंज करना क्या कहलाता है? बहुत सिंपल प्रोसेस है, कंडेंसेशन। ये वेपराइजेशन हो गया और ये क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गया। यानी कि गैस का लिक्विड में बदलना क्या है? कंडेंसेशन है। इसी तरीके से लिक्विड का सॉलिड में बदलना क्या है? लिक्विड का सॉलिड में बदलना क्या प्रोसेस कहलाता है? ये मुझे बताइए। सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड हुआ है तो सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन जनरली आता है तुम्हारा, इसी पे चर्चा करते हैं क्योंकि ये तो सिंपल है, वर्ड से भी पहचान लोगे। जहां से क्वेश्चन आता है उस पे स्पेशली हम लोग को ध्यान देना है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि जनरली हम लोग देखते क्या है कि कोई चीज पहले सॉलिड है, फिर वो सेकंड से लिक्विड पे आई, फिर वो गैस हो गई। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है जहां पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होती है। सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होती है, और ये फेनोमेना आपने नोटिस किया होगा। जैसे नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं, इसको जब भी हम रखते हैं तो इसको कवर करके रखते हैं, किसी कपड़े वपड़े में डाल के रखते हैं। अगर एनवायरमेंट में छोड़ दिया, कपूर, हाँ कैम्फर यानी कि कपूर, उसका भी वही है। या फिर घर में जो बाथरूम में ओडोनिल यूज करते हो, कभी लिक्विड देखे हो उसको? ओडोनिल का लिक्विड तो नहीं देखे होगे ओडोनिल का, इसलिए नहीं लिक्विड देखे हो क्योंकि वहां पे एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो प्रोसेस को लिख लेना, सब्लिमेशन, वैसे नोट्स में है तुम्हारे। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्लियर? लेकिन सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है, ये एन है मेरा। क्लियर? तो जस्ट केस में डायरेक्टली सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और आया हुआ बीपीएससी में क्वेश्चन है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और उठता है, यहाँ तो क्लियर हो रहा है कि कौन हॉट है कौन कम है, हीट कहाँ पर है, कूल कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि पानी कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है? 100 डिग्री पे बॉयल होता है। एग्जैक्टली 100 डिग्री पे ये बॉयल होता है पानी। आप जनरली आपने देखा होगा, मैं दो चीज आपको देती हूँ, मैं आपको हॉट वाटर देती हूँ, हॉट बॉइलिंग वाटर, और दूसरा स्टीम। आप मुझे बताइए कि किस चीज से आप ज्यादा हर्ट होंगे? भाप से ज्यादा जलेगा हाथ, या फिर आपका गर्म पानी के आपके हाथ में गिरने से, किससे ज्यादा हुआ? हॉट, ठीक है, आप लोग के हिसाब से हॉट वाटर सर। तो मैं बता देना चाहती हूँ, स्टीम से नाम करके स्टीम से, भाप से ज्यादा जलता है, भाप से ज्यादा जलता है। देखो बात में ये नहीं पूछ रही हूँ कि किससे जलेगा, मैं ये पूछ रही हूँ किससे ज्यादा जलेगा। क्लियर? किससे हाथ ज्यादा जलेगा? तो ज्यादा स्टीम से जलेगा। क्यों क्यों जलेगा? क्योंकि वहां पे एक चीज होती है लेटेंट हीट, छुपी हुई ऊष्मा। इसको क्या कहते हैं? लेटेंट इंस्टेंट छुपी हुई ऊष्मा। तो छुपी हुई ऊष्मा का सिंपल डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी की बात, द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of a solid into liquid at the atmospheric pressure at this melting point.
दिस इज द सिंपल डेफिनेशन गिवन इन योर बुक्स। छुपी हुई ऊष्मा, पानी मैंने बॉईल किया। मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मैंने पानी बॉईल हो रहा है, आपने क्या बोला 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है पानी। इसके बर्तन मान लीजिए, इसमें क्या है पानी है और इसमें क्या निकल रही है, हाँ 100 डिग्री पे आपका लिक्विड क्या हो रहा है, 100 डिग्री पे लिक्विड क्या हो रहा है, वेपर में यानी कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी भी तो इसको क्या है, आग प्रोवाइड की जा रही है, अभी भी तो उसको आग प्रोवाइड की जा रही है। इसकी आग कहाँ गई, मतलब आग देने का मतलब है यहाँ पर हम इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बाकी हीट एनर्जी कहाँ गई, तो बाकी हीट एनर्जी तुम्हारी क्या है, वेपर, पानी तो बनना 100 डिग्री में शुरू हो गया है, उसको तब थर्मामीटर डालो तब भी 100 डिग्री आएगा, और भाप जब निकलना शुरू हो चुका तब भी डालोगे टेम्परेचर 100 डिग्री, तो बचा हुआ डिग्री कहाँ गया, लेटेंट एनर्जी की फॉर्म में हो गया। इसलिए हमेशा ये बात याद रखना कि अगर ये क्वेश्चन आता है क्यों इंसान स्टीम से यानी कि भाप से ज्यादा जलता है हॉट वाटर से नहीं, तो इसका एक ही आंसर है कि स्टीम में क्या होता है, लेटेंट हीट होता है। ठीक है, स्टीम में क्या होता है, लेटेंट हीट होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, मैटर के बारे में जान लिया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में जान लिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में जान लिया। ठीक है, ये जान लिया कि जो तीनों फॉर्म है इसका, सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है और गैस में कब कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने सब्लिमेशन के बारे में जाना, जहां पे तुम्हारा सॉलिड क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट मिस करके डायरेक्टली चेंज हो जा रहा है अपने गैसियस स्टेट, मतलब सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैसियस स्टेट, ये हम लोग को पता चला। इसके साथ जाना हम लोग ने लेटेंट हीट ऑफ के बारे में, ठीक है, कि कैसे हम स्टीम से ज्यादा जलते हैं गर्म पानी से कम करते हैं। इधर क्लियर? अब हम लोगों ने बात की थी इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, अब आपको जो करेंगे, जो बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जस्ट हम लोगों ने बात की थी कि जो हर एक मैटर है वो किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से। किससे बना होता है, मॉलिक्यूल्स। और फर्दर ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं एटम्स में। ठीक है, हर मॉलिक्यूल किससे बना होता है, एटम से बना होता है। यानी कि किसी भी मैटर का, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसका बेसिक यूनिट क्या है, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट क्या है, एटम। क्लियर? चाहे सॉलिड की बात देखेंगे, चाहे लिक्विड की बात देखेंगे, चाहे गैसियस की बात देखेंगे, सब हमारा किससे बना होता है, एटम से ही बना होता है। तो एटम को क्या कह सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बायो में देखा था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ क्या है, सेल। इसी सेल से टिश्यू बनता है, तो सेम पे इसी एटम से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। तो एटम क्या है, कोई पूछेगा कि एटम क्या होता है, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम को डिटेल में पढ़ते हैं, एटम के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा जाता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको टोटल इसको मिला के पढ़ेंगे। फिर इसमें देखेंगे कि फर्दर फिर से डिवाइड होता है सब एटॉमिक पार्टिकल में, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग को उसमें देखना है। तो लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या होता है,
एटम को तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल सुना होगा आपने, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एटम और एक और एटम, इसी तरीके से कई एटम जुड़ते जाते हैं, ठीक है, तरीके से कई एटम्स और जुड़ते जाते हैं। जैसे टिश्यू के बारे में हमने क्या देखा था? टिश्यू के बारे में क्या देखा था? द ग्रुप ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू। तो इसी तरीके से ये तो ग्रुप से नहीं होगा ना, या कह सकते हो ग्रुप जो होते कई सारे एटम से मिलके बनता है आपका मॉलिक्यूल। लेकिन ये एटम कैसे होते हैं? इस एटम को क्या कर रखा है ये बताओ। एटम एक दूसरे के साथ कैसे है? केमिकल बॉन्ड के थ्रू है। यानी कि ये जो बीच में जो लाइन बनी है ये इसका क्या है? केमिकल बॉन्ड। यही अच्छा बोल रहे मैम, सी वाला सिंगल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड। हाँ, डबल बॉन्डिंग हम लोग देखेंगे, आयोनिक बॉन्ड देखेंगे, तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे। हाँ, तो मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं? एटम के मिलने से बनते हैं। और ये एटम एक दूसरे को पकड़ के कैसे रखे हैं? तो ये बॉन्ड के थ्रू पकड़ के रखते हैं, जिसके क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड आपको अलग से पढ़ना है, ठीक है, उसमें पढ़ने के बाद में सिग्मा पाई ये सब बॉन्ड के बारे में आपको 10 तक अपने को करना है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, कितना शेयर होता है, वैलेंसी क्या होती है, इसके लिए आपको एटम जानना होगा। एटम के बाद ही बॉन्डिंग समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि एटम क्या है? फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर का। इसी एटम्स के मिल के बनने से क्या होता है? जब एटम के बीच में बॉन्डिंग होती है तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और वही मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? तुम्हारे आगे चल के मैटर को बनाते हैं। इसलिए हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें।